नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर शिव गर्जना की गूंज। महाराष्ट्र के पारंपरिक वाद्यों से भक्तिमय हुआ राम मंदिर परिसर। हुमायूं कबीर को लेकर मलूकनगर का हमला, बोले यूपी का मुद्दा बंगाल ले जाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश। सूरत एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की सूरत बैंकॉक फ्लाइट 9 घंटे लेट, यात्रियों का हंगामा, सुरक्षा बलों को करना पड़ा हस्तक्षेप। बंगाल चुनावी माहौल गरमाया, शहजाद पूनावाला का ममता बनर्जी पर तीखा हमला, भारतीय दुश्मन या घुसपैठी या देवता। बिहार मंत्री संजय सिंह टाइगर का दावा, बंगाल में ममता सरकार जाएगी, अराजकता और घुसपैठ से जनता त्रस्त, भाजपा बनाएगी सरकार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी अयोध्या में भक्ति उल्लास और भव्यता के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक समारोह में देश भर से श्रद्धालु और सांस्कृतिक दल भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नागपुर से आए ढोल नगाड़ा एवं ध्वज पथक शिव गर्जना की 80 सदस्यीय टीम ने राम मंदिर परिसर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की भव्य प्रस्तुति दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से जुड़े इन पारंपरिक वाद्यों की गूंज से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। शिव गर्जना टीम ने श्री रामलला के समक्ष दूसरी बार वाद्य अर्पित कर स्वयं को गौरवान्वित बताया, जबकि श्रद्धालु भाव विभोर होकर इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के साक्षी बने। आरएलडी के नेता मलूक नागर ने कहा कि हुमायूं कबीर पहले टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। इनकी आपस में क्या प्लानिंग हुई है और क्या खिचड़ी पक रही है नहीं पता। उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे को जबरन पश्चिम बंगाल ले जाकर पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ टीएमसी की नेता महिलाओं से कहती है कि कुछ भी करो, यह देह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मलूक नागर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। टीएमसी के विधायक थे, आपस में क्या प्लानिंग करी, क्या खिचड़ी पकड़ी और कहाँ के झगड़े को, उत्तर प्रदेश वाले मुद्दे को ला करके वहाँ करके देश में फिर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी लेडीज़ को कहती है कि चाहे कुछ भी करो, झगड़ा करो, बेलन ले, चिमटा ले। और अब तो कमाल ही हो गया, जो कहा है कि हल्ला बोल, कि मतलब मारकाट मचवाओ। और एक तरफ से वो उस इशू को लेके चल रहे हैं उनके सहयोगी, और दूसरी तरफ वो इस तरीके से कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये क्या संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते? क्या कोई ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं जो बवाला हो जाए पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बजाय? तो कुछ न कुछ तो है जो इनकी खिचड़ी पकी है, और जो ये उसे प्लान बी कह रहे हैं, पर वहाँ की जनता सब देख रही है और समझ रही है। अब के सबको नकार देंगे और चुनाव में इनकी हैसियत और इनकी औकात। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की सूरत बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के 9 घंटे अधिक विलंब से उड़ान भरने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 9 बजे निर्धारित यह फ्लाइट दिन भर टलती रही और शाम 6 बजे तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से एयरपोर्ट पर हंगामा हो गया। भूखे प्यासे यात्रियों, जिनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, उन्होंने एयरलाइन स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। यात्रियों का कहना है कि न तो खाने पीने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई और न ही समय पर ठोस अपडेट दिया गया, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स, होटल बुकिंग और आगे की यात्राएं प्रभावित हुई। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और देर शाम तक एयरपोर्ट पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से देरी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। अब इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए भारतीय दुर्योधन और दुशासन समान है और बांग्लादेशी घुसपैठिए देवता समान है। उनमें तो किसी को दुशासन और दुर्योधन नजर आता है, पर जो अवैध बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको तो मासूम कहा जाता है। तो कुछ लोगों के लिए घुसपैठिया देवता और भगवान समान है।
जो बाहरी है वो देवता समान है, और जो भारतीय है, जो बंगाल प्रेमी है, वो दुर्योधन और दुशासन है। यही दिखाता है, अभी सौगत रॉय का 2-4 दिन पहले बयान आया था कि बंगाल की मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी, पर उनकी विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर बयान देंगी वो, तो ऐसा लगता है कि उनको बाहरी ज्यादा पसंद है, भारतीय नहीं पसंद है। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात में घुसपैठ क्यों रुकी हुई है और बंगाल की तरफ से ही क्यों हो पा रही है। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बुलेटिन में अगली खबर दानापुर से। बिहार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बेदखल होगी और भाजपा सरकार बनाएगी। बंगाल के लोग मौजूदा सरकार से ऊब चुके हैं, वहां अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है। लोगों को महसूस हो रहा है कि जब तक डबल इंजन सरकार नहीं बनेगा, बंगाल का अन्य राज्यों की तरह विकास नहीं होगा। इसलिए जनता भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। जिस तरह वहां आतंक फैलाने वालों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, गुंडों को संपोषित किया जा रहा है, ऐसे हालात में वहां की जनता सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार का जाना तय है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में पहले से उतर चुकी है। हम पश्चिम बंगाल की जनता को अराजकता से निजात दिलाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों की तरफ विकास की पटरी पे तेजी से आगे बढ़े, उस कोशिश में लगे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। जिस तरह घुसपैठियों को पनाह मिल रहा है, आतंक फैलाने वाले को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, गुंडे मवालियों को सत्ता द्वारा संपोषित किया जा रहा है, वैसे हालात में पश्चिम बंगाल की जनता सुरक्षित नहीं है, वहां का विकास अवरुद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, क्योंकि लोगों को पता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है। तो लोग इस बार चूक करने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी का जाना 100% तय है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार वहां बने, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। गयाजी वन क्षेत्र के 12 चट्टी पदस्थापित रेंजर अरविंद कुमार पर बालू माफियाओं के द्वारा हमले की घटना पर राज्य सरकार के सहकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने गहरी संवेदना जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पटना के कंकड़बाग स्थित वेदांता हॉस्पिटल में जाकर घायल रेंजर से मुलाकात की। परिवार के सदस्य से मिलकर हर संभव मदद करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। बुलेटिन में अगली खबर अमरेली से। अमरेली कोर्ट के जज बुखारी साहब के पीए को फर्जी पहचान पत्र बताकर कोर्ट में ड्राइव की नौकरी दी गई। जैतपुर के खंजूरी गुडागला गांव के निवासी निकुंज भाई बुटानी से ड्राइवर की नौकरी दिलाने के बहाने 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और एसएसपी जयवीर गढ़वी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक गैंगस्टर ने अमरेली जिला न्यायालय में ड्राइवर की नौकरी दिलाने के बहाने से एक बेरोजगार युवक से लाखों रुपए ठग लिए। बक्सरा तालुका के मावजिंजवा गांव के रहने वाले प्रकाश उर्फ बाबू भाई रवजी भाई दफड़ा नाम के एक व्यक्ति ने खुद को अमरेली जिला न्यायाधीश बुखारी साहब का सहायक बताकर बेरोजगार युवक से 2,03,000 रुपए ठग लिए।
और उसमें पता चला है कि राजकोट जिले के जेतपुर के खंजूरी गुंडाला गांव के निवासी नुकुंज भाई कड़वा भाई बुटानी जो कृषि कार्यरत करते हैं, उन्हें गैंगस्टर के संपर्क में आए और उन्होंने बेरोजगार युवक से उसकी जरूरतों के हिसाब से बात की और उसे बताया कि वह न्यायाधीश का सहायक है और वर्तमान में न्यायालय के लिए ड्राइवर की भर्ती कर रहा है। असम कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देहरादून में त्रिपुरा की छात्र एंजल चकमा की हत्या पर कहा, यह दुर्भाग्यजनक है। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा जख्म है, और खासकर वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देश की सुरक्षा में, बॉर्डर सुरक्षा पर दे दी हो। दुख की इस घड़ी में एसएसपी का एक बयान आता है जिससे लगता है कि वो इस मामले को दफनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। पहले इस मामले को दर्ज करने में 12 दिन लग गए और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बयान से लगता है कि वहां के प्रशासन और सीएम के निर्देश में कहीं ना कहीं मामले को दफनाने की कोशिश की जा रही है। घटना उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्गीय अंजल चकमा जी के पिता से लाउड स्पीकर पर बात करके पूरे उस बातचीत की रिकॉर्डिंग की, फिर उसका प्रचार किया, मुझे लगता था कि काफी दुर्भाग्यजनक है। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा एक जख्म है, और खासकर से वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दे दी हमारे देश की सुरक्षा में। दुख की इस घड़ी में उनको फोन करके लाउड स्पीकर पर डालकर रिकॉर्डिंग कर लगा कि मुख्यमंत्री स्वयं का प्रचार करें, और उसी घटनाक्रम में आता है एसएसपी का बयान जो लगता है कि पूरे इस मामले को दफनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। पहले इस मामले को दर्ज करने में, इसकी एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन की विलंब, और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बातचीत से लगता है कि वहां की प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस बात को कहीं ना कहीं दफनाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के देवभूमि में उत्तराखंड में आज अंकिता भंडारी हो या अंजल चकमा हो, इस प्रकार का कानूनी अवस्था बन चुका है। ये बहुत ही दुख की बात। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई से। बीएमसी चुनाव पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मैं राज्य मंत्री हूं, मुझे किसी कैबिनेट पद की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को भी कुछ चाहिए। उन्हीं की वजह से मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे मंत्री पद मिला। मुझे कैबिनेट पद देने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, और अगर होती भी तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मुख्यमंत्री ने आज सुबह मुझे फोन किया, मैंने उनसे बात की। उन्होंने आरपीआई को बताया कि उन्हें 6 सीटें दी गई हैं। अगर 2 दिन में हमें 7 या 8 सीटों में से कुछ सीटें मिल जाती हैं तो अभी भी वापसी की समय सीमा बाकी है। हम भाजपा से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हमें यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये मैंने बताया कि मुख्यमंत्री साहब का तो सुबह मुझे फोन आया था, उनके साथ मेरी बात हुई और आरपीआई को 6 सीट दी है, लेकिन वो सीट ऐसी है कि वो जो मांगी नहीं वो सीट है, और अचानक हम वहाँ कैंडिडेट का कैसा दे गए। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया वो हमारे कैंडिडेट है, तो मतलब आपके पार्टी के कैंडिडेट आपने पहले तय किया है, सिंबल भी आपका है, और आरपीआई के सीट का मतलब नहीं है वहाँ हम, और हमने बीजेपी का सिंबल लेने का भी तय किया था कि आरपीआई को सीट छोड़ो, हम बीजेपी का सिंबल लेंगे। उसके बावजूद भी हमको सीट नहीं छोड़ी है। तो 38 सीटों के अलावा भी और सीटें लड़ेंगे आखिरी? नहीं, 38 सीट तो आज तो हम लास्ट डे है, तो 38 सीटों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ 7-8 सीटें जो हमने मांगी है उसमें से अगर हमको जो छूटते हैं, अभी भी वक्त है, विड्रॉवल के समय तक वक्त है, अभी भी बातचीत हो सकती है। और अगर उसमें 7-8 सीटें अगर छूटती है तो जहाँ हमारे एरिया है, जहाँ चेंबूर है, अणुशक्ति नगर है, शिवाजी नगर है, चेंबूर है, मुलुंड है, भांडुप है, यहाँ मतलब हर जगह पर हमारी पार्टी स्ट्रांग है, इसलिए अभी भी बात हो सकती है। हम कोई बीजेपी से अलग नहीं होना। अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई से।
मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी के खिलाफ कस्टम की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। एयरपोर्ट कमिश्नरेट और मुंबई कस्टम जोन ने 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2025 के बीच बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस दौरान बैंकॉक से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी गई है और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई है। कस्टम अधिकारियों ने 4 अलग अलग मामलों में 24 किलो से ज्यादा संदिग्ध एनडीपीएस यानी हाइड्रोपोनिक वीट जब्त की है। इस नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन मामलों में बैंकॉक से आए 4 यात्रियों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर 4 अन्य मामलों में करीब 15.983 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीट भी बरामद किया गया है। जब्त की गई वीट की कीमत भी लगभग 15.98 करोड़ रुपए आकी गई है और इन मामलों में कुल 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस के अलावा अन्य तस्करी के मामलों में भी कस्टम्स को बड़ी सफलता मिली है। एक मामले में 24 कैरेट सोने के 233 ग्राम बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 29.72 लाख रुपए है। एक अन्य कार्रवाई में 2 यात्रियों से करीब 58.54 लाख रुपए की दवाइयां जब्त की गई। इसके साथ ही साथ 4 अलग अलग मामलों में से 6 यात्रियों से करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। मुंबई कस्टम्स का कहना है कि तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। नए साल के आगमन से पहले उत्तर कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार होने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं ताकि नए साल का स्वागत व्हाइट न्यू ईयर के रूप में कर सके। पिछले कुछ दिनों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने गुलमर्ग को किसी खूबसूरत जन्नत में तब्दील कर दिया है। चीड़ के पेड़, ढलाने और मकानों की छतें बर्फ की मोटी चादर से ढकी नजर आ रही हैं। बुलेटिन में अगली खबर कोलकाता से। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का जंग छिड़ गया है, जब टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी पूर्वानुमानों, रोहिंग्या मुद्दे पर उनके बयान और मुख्यमंत्री ममता द्वारा बंगाल में मंदिर बनवाने पर उनकी प्रतिक्रिया पर तीखी टिप्पणी की। देखिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये अमित शाह से हमारा कोई सीखने का बात दीदी का नहीं है। यहाँ पर 2 रास्ते का नाम हमेशा याद रखिए। एक है रेड रोड, वहां पे वो पवित्र ईद का नमाज भी होता है और दुर्गा कार्निवाल भी होता है, माँ दुर्गा का कार्निवाल भी होता है। यह है एक रेड रोड। और दूसरा है पार्क स्ट्रीट, वहां पर क्रिश्चियन लोगों को जो क्रिसमस होता है उस दिन में पूरा पब्लिक का सुनामी हो जाता है और क्रिश्चियन कम रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। ये बंगाल का धरती है। अमित शाह को याद रखना पड़ेगा, हम लोग पूरा। और आप कौन हिंदू का बात करते हैं? दीघा में जब दीदी जगन्नाथ देव का मंदिर किया, दिलीप घोष गए थे, लेकिन आपका ऑपोजिशन लीडर नहीं गए थे। तो आप पहले ठीक कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट है, ये जो करना है वो दीदी जानते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ देव का मंदिर हुआ है, माँ दुर्गा का मंदिर होने वाला है, महाकाल मंदिर होने वाला है। और यहाँ पर 30 इयर्स बाद बंगाल में मुस्लिम लोगों को पूरा जो देश के सबसे बड़ा होता है इज्तिमा, वो इज्तिमा अब इस बार बंगाल में होता है। ममता दीदी गंगा सागर में जो पूरा गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, मुस्लिम लोगों को इज्तिमा में भी पूरा। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।